एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम क्लास 7 लेंगे और एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट सोशल साइंस और उसका पार्ट होगा हमारा अतीत और उसका लेसन नंबर 2 नए राज्य और साम्राज्य। तो नए राज्य और साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप ना करना। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा और आप बार बार वीडियो को सुनते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम अतिरिक्त प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? मतलब थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, सोचने का, विचार करने का क्वेश्चन है कि उस दौरान का मतलब क्या होगा कि मध्य युग के दौरान एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। अब आप बताइए क्या महत्वपूर्ण था? तो हम आंसर पढ़ते हैं। हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय के रूप में पैदा होना ही ना, आज भी कोई जरूरी है कि क्षत्रिय के रूप में पैदा होना चाहिए। तो मध्यकालीन युग में भी ये जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय के रूप में पैदा होना, लेकिन उस समय ये जरूरी था कि क्षत्रिय के रूप में क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय के रूप में पैदा होना ये नहीं। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक भी हुए, जिसमें देखो प्रथम मयूशर्मन और दूसरा कौन था? गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ये दो ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे, जो क्या थे? ब्राह्मण थे। मतलब उनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण की थी। कोई राजपूत, क्षत्रिय कौन होते हैं? राजपूत होते हैं। तो वो राजपूत के रूप में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जाति थी कदम, ब्राह्मण जाति के थे। तो जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर किसको अपना लिया? शस्त्र को अपना लिया। मतलब उनकी परंपरागत पेशा क्या है कि पाठ पूजा करना, हवन आदि कराना, ब्राह्मण का तो यही होता है ना। लेकिन उन्होंने वो सब चीजें छोड़कर क्या अपना लिया? शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। लेकिन जब वो मध्यकालीन युग था और या मध्यकालीन से भी प्राचीन युग था, तो उस समय जो शासक होते थे वो राजपूती होते थे और उन्हीं को राज्य करने का अधिकार था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। भारत का प्रशासन का ये रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? तो उसका आंसर था, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। मध्यकाल में क्या कायम था? राजतंत्र। मतलब राजा का ही काम चलता था, राजा जो आदेश दे देता वही सब कुछ होता था। आज ऐसा नहीं होता, आज कोई राजा नहीं है। आज हम उस राजा को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। प्रजातंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि जब राजा बना तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। तो इस तरह वंश से वंश चलते रहते थे
और एक ही परिवार के। लेकिन क्या आज होता है ऐसा? नहीं होता। अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था, लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। मैंने आपको बताया ना कि आज ऐसा नहीं होता है। आज हमारी जो व्यवस्था है वो क्या है? लोकतांत्रिक, मतलब सबका एक समान व्यवहार होना और सबके साथ समानता का व्यवहार होना। कोई राजा का पुत्र राज्य नहीं करेगा, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। अगर राजा कितना भी दंड दे तो उस समय की प्रजा उसे हटा नहीं सकती थी और न कोई राजा का चुनाव होता था, जो आज हम मतदान के रूप में, मतदाता के रूप में जाके हम वोट डालते हैं ना, वो कुछ नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 3, मानचित्र 1 में देखें और कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो इसका आंसर होगा 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज जो अभी भी है, जो यूपी है, वो कन्नौज है। आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वो कन्नौज है। तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, मतलब 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो पूर्वार्ध था वो कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। उन्होंने 3 राजा थे गुर्जर प्रतिहार। 3 राजा थे, कौन कौन से थे? एक तो गुर्जर प्रतिहार था, दूसरा पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट दक्षिण का था, पाल वंश पूरब का था, ये गुर्जर प्रतिहार राजस्थान का था। तो इन राजाओं ने क्या किया कि कन्नौज पर लंबे समय तक युद्ध किया, तीनों ने मिलकर, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। कायम का मतलब वो अपना राज्य वहाँ पे कर सकें। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, जो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो इसका आंसर होगा कई परिस्थितियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। परिस्थितियों के मतलब क्या होता है? अपना प्रशंसा पत्र, अपने बारे में एक किताब लिखना कि किस राजा ने क्या युद्ध किया, किस समय कौन सा युद्ध जीता और उसके राज्य में कितनी सम्मति थी, कितना विकास था। तो ये सभी एक परिस्थिति में, एक लेटर में लिखा जाता था। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय, योद्धाओं के रूप में ये सभी कुछ लिखा जाता था उसमें। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, संदेव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। छोटी अवस्था में ही समुद्रगुप्त के सामने ये सभी राजा धराशायी हो गए। कौन? आंध्र का राजा, संदेव का राजा, विदर्भ का राजा, कलिंग का राजा। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि जहां मानव ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। तो इसका आंसर होगा चामान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना
चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहन वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। मतलब दिल्ली के जो राजा थे उस समय और अजमेर के जो राजा थे उस समय, इस तरह उन्हें पश्चिम और पूर्व पर अपना नियंत्रण किया। और उन्होंने युद्ध किस किस से किया? गुजरात के चालुक्यों से और उत्तर प्रदेश के गैर वालों से उन्होंने टक्कर ली। टक्कर का मतलब युद्ध किया। चाहनो ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहोगा। उन्होंने इस तरह का युद्ध इसलिए किया कि भी मेरी राज्य का विस्तार हो और मेरी शक्ति भी मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? महिलाएं भी इस सभा में हिस्सेदारी करती थी? सोच के बताइए उस समय की। क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे। उत्तर, महिलाओं को सभा में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिलता है। जो आज हमें सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है, वो उस समय, प्राचीन समय और मध्यकाल के समय या औपनिवेशिक अंग्रेजों के समय भी महिलाओं को सभा में भाग नहीं लेने दिया जाता था, यानी कि उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज सभी महिलाएं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको मतदान देने का अधिकार है। चोल प्रशासन की कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। जो चोल राजा कहाँ का था? दक्षिण का था। तो उस उनकी कुछ समितियों को ही लॉटरी से चुनाव किया जाता था। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो राजा के यहाँ काम करते थे ऊंचे ऊंचे पदों पर, उनको उस समय प्रशासनिक अधिकारी बोला जाता था। तो कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही। तो ये तो हमने अतिरिक्त प्रश्न किए थे। अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जोड़ा बनाओ। तो जोड़ा बनाओ, देखो उसका पहला है गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार का जोड़ा कहाँ से होगा? देखिए, गुजरात और राजस्थान। तो गुज्जर प्रतिहार कहाँ था? गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ का था? पश्चिम दक्कन, यानी कि दक्कन यानी दक्षिण में था, पश्चिम दक्कन। पाल कहाँ का था? बंगाल का। और चोल कहाँ का था? तमिलनाडु का। तो इस तरह हम जोड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष में कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था राष्ट्रकूट और तीसरा था पाल। ये गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान, राष्ट्रकूट, पश्चिम दक्कन यानी कि दक्कन का मतलब है दक्षिण, और पाल का कहाँ का था? बंगाल का। ये तीन पक्षकार कन्नौज पर आक्रमण किए थे, इसलिए उनको तीन पक्षकार त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, चोल सभा में किसी समिति के सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें थी। मतलब उस समय राजा अपनी एक शर्तें रखते थे। शर्त का मतलब ये रूल बताते कि इस तरह मेरे यहाँ पे सदस्यता प्राप्त होगी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन से या अपनी खुद की प्रॉपर्टी से कोई कर वसूल करना। उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी
होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो उसका होगा, सबसे फर्स्ट था कन्नौज, उसके बाद में बनारस। आप 2 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्र आंसर होगा, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। किसके अधीन थे? चालुक्य राजाओं के। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक था जो दंती दुर्ग चालुक्यों के अधीनता से इनकार कर दिया कि भाई मैं आपके यहाँ दास बनकर नहीं रहूँगा। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। इसी राष्ट्रकूट दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने उन चालुक्यों को हरा दिया और अब खुद राजा बन गया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? नए राजवंशों में निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। नंबर 2, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। उस समय यह पदवी थी कि महासामंत हो जाता था, महामंडलेश्वर हो जाता था। और आज जो होते हैं वो हमारे सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो आज वर्तमान में ये सत्ता होती है। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कौन? सामंत। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उद्यमी परिवार मतलब उद्योग धंधे चलाने वाले। तमिल क्षेत्र में किसी तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो उसके लिए निम्न प्रकार से हुआ। प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। पॉइंट नंबर 2, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। पॉइंट नंबर 3, कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। हौजों मतलब कुएं खुदवाए गए और अपने क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। चोल मंदिर, क्वेश्चन नंबर 1, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं? तो निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। आज भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ बस्तियाँ विकसित होने लग जाती हैं। ये शिल्पी उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिर के लिए काम करने वाले पुरोहितों, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे और वो मंदिर के आसपास ही बसने लग गए। इस तरह बस्तियों का विकास हुआ। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र नहीं था। उस समय मध्यकालीन युग में मंदिर केवल चोल राजा के यहाँ चोल शासक था तब कि मंदिर केवल पूजा आराधना का केंद्र नहीं था बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र एक को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजधानी थी या नहीं। तो ये आपको सोच कर लिखना है। जैसे इसमें लिखा है कि जिस राज्य में हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली राज्य में रहते हैं और दिल्ली में पुरानी राजधानी स्थापित है। कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित थी जिसे हम दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिस तरह के पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं उनसे उत्तर मेरू के चुनाव किस तरह अलग थे? बहुत अंतर था, उनमें सब कुछ अंतर था। उस समय आज उस समय यह था कि देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था
कि सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए। आज ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भूमि का स्वामी हो तभी आप मतदान दे सकते हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप किराए के मकान में भी रहते हो तो भी आप मतदान दे सकते हो। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आज बिल्कुल भिन्न है। आज हम 18 वर्ष से ऊपर है तो हमें मतदान दे सकते हैं। और वेदों का ज्ञान होना भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ईमानदार होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें जो समानताएं और अंतर आप देखकर बता सकते हैं। तो असमानताएं थी कि इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है और बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण है। अब समानताएं क्या थी? इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के जो गर्भगृह हैं में ही मूर्ति स्थापित होती है। जहाँ हम भगवान स्थापित करते हैं उसे हम गर्भगृह कहा जाता है। तो सभी मंदिर में देखो, चाहे वो प्राचीन मंदिर हो और चाहे अभी वर्तमान में मंदिर बना हो, तो उसमें भगवान की मूर्ति जो रखी जाएगी, या जैसे कि अभी राम मंदिर बन रहा है तो भगवान की जो मूर्ति रखी जाएगी, जो मूर्ति स्थापित की जाती है, वो गर्भगृह में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी और हासिल करें और क्या ये नकद के रूप में है या वस्तु के रूप में है या सेवाओं के रूप में है। तो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूला जाता है। 2 पॉइंट से वसूला जाता है। एक तो प्रत्यक्ष कर जो आप सामने कर लगाते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर जो आपके सामने नहीं लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि सम्मिलित किया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख है। तो वर्तमान में सभी कर नगद या चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कर को भुगतान वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। तो ये हमने लेसन नंबर 2 नए राज्य और साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर पूरे किए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए, और बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए।